ये इटली का सबसे फेमस और अब तक अनरिजॉल्व्ड सीरियल किलर केस है। ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं, बल्कि एक ऐसे मॉन्स्टर की है जो असल जिंदगी में मौजूद था। 1968 से 1985 तक इटली के शहर फ्लोरेंस में कपल्स को एक एक करके मारा गया और पुलिस हर दफा सिर्फ एक क्लू पर रुक जाती थी, वही बंदूक, वही तरीका। ये है द मॉन्स्टर ऑफ फ्लोरेंस, एक ऐसा केस जो आज तक ऑफिशियली सॉल्व नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं कातिल एक नहीं था, कुछ कहते हैं सिस्टम ने असली कातिल को बचाया। लेकिन असल सवाल ये है, वो मॉन्स्टर अभी कहाँ है? ये कहानी रियल है, हर मर्डर, हर कैरेक्टर असल वाकयात पर मबनी है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और खून फ्लिक्स को सब्सक्राइब कर लो। कहानी शुरू होती है 19 जून 1982 की रात को, जब एक यंग कपल पाओलो माइनार्डी और एंटोनेला मिग्लियोरी अपनी कार में एक रोड पर रुकते हैं, बिल्कुल लवर्स लेन स्टाइल में, ताकि कुछ रोमांटिक लम्हे गुजार सकें। एंटोनेला थोड़ी डर रही होती है इस सुनसान जगह को देखकर, लेकिन पाओलो कहता है कि सब ठीक है। जैसे ही दोनों रोमांस करते हैं, एक आदमी अंधेरे में नजर आता है जो कार की तरफ बढ़ता है बंदूक के साथ। पाओलो कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वक्त बहुत कम होता है। आदमी उन पर गोलियां चला देता है। एंटोनेला तुरंत मर जाती है, लेकिन वो आदमी उसके प्राइवेट पार्ट्स पर भी गोलियां मारता है। फिर वो कार की लाइट्स और रेडियो बंद करता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। एम्बुलेंस आती है, डॉक्टर एंटोनेला को चेक करता है, लेकिन वो मर चुकी होती है। पाओलो अभी भी सांस ले रहा होता है, लेकिन उससे खून बह रहा होता है। एम्बुलेंस पाओलो को हॉस्पिटल ले जाती है और किलर ये सब दूर से देख रहा होता है। पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। बुलेट्स उठाई जाती हैं। मोनिका, जो क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, बुलेट्स देखकर कहती है उसने दोबारा कत्ल किया है। मोनिका कहती है ये मर्डरर खास तौर पर औरतों को टारगेट करता है और इस दफा उसके पास वक्त नहीं था इनके पार्ट्स काटने का। एंटोनेला के माँ बाप आते हैं और माँ रोकर पूछती है क्यों मारा मेरी बेटी को। मोनिका कहती है काश मेरे पास इसका जवाब होता। इंस्पेक्टर विंसेंजो मोनिका को बताता है पाओलो भी मर गया है। मोनिका कहती है हमारे पास एक भी सबूत नहीं है कातिल तक पहुंचने का, लेकिन हम उसे गलती करने पर मजबूर करेंगे। मीडिया वाले मोनिका से स्टेटमेंट मांगते हैं कि ये मर्डर था या एक्सीडेंट। मोनिका कहती है उस मॉन्स्टर ने आज फिर कत्ल किया है और इस दफा उसने एक गलती की है। पाओलो ने हमें गहरी डिटेल्स दी हैं। सीन शिफ्ट होता है। मोनिका ऑफिस आती है। वो पिछले सारे मर्डर्स की फाइल्स दोबारा देखती हैं। तभी जॉर्जियो कहता है तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? मोनिका कहती है पहला मर्डर सितंबर 1974 में हुआ था। उसने पहले लड़के को मारा था और फिर लड़की को 96 दफा छुरा मारा था। दूसरा मर्डर जून 1981 में हुआ और उसने लड़की के पार्ट्स काट लिए थे। और लास्ट नाइट 8वां मर्डर हुआ। मोनिका कहती है हम 20 से 30 साल पुराने मर्डर्स दोबारा इन्वेस्टिगेट करेंगे ताकि हमें इन केसेस में कोई सिमिलर चीज मिल सके। मोनिका इंस्पेक्टर विंजेंजो के पास जाती है और कहती है हमने मर्डर्स में एक कनेक्शन ढूंढा है। मोनिका कहती है 1974 से लेकर अब तक सब मर्डर्स एक ही गन से हुए हैं। इनकी बुलेट्स बिल्कुल सेम थी। तभी जॉर्जियो बताता है 1974 से भी पहले 1968 में भी इसी टाइप की गन से एक कपल का मर्डर हुआ था और वो भी गाड़ी के अंदर। उस वक्त एक सीनियर ऑफिसर बोलता है 1968 वाला मर्डर केस मेरा था। स्टेफानो ने कन्फेस किया था कि उसने अपनी बीवी और उसके लवर को गोलियां मारी थी, लेकिन मुझे हमेशा शक था कि स्टेफानो कुछ छुपा रहा था। मोनिका कहती है जब हमने 1968 वाली फाइल दोबारा चेक की तो पता चला कि बारबरा लॉची विक्टिम थी और स्टेफानो की गन पुलिस उस वक्त रिकवर नहीं कर सकी थी और यही गन बाद में सारे मर्डर्स के लिए यूज हुई है। इंस्पेक्टर विंजेंजो कहता है अब हमें स्टेफानो से मिलना होगा। कहानी स्टेफानो पर आती है। एक आदमी स्टेफानो के पास आता है और कहता है पुलिस वाले तुमसे तुम्हारी वाइफ के मर्डर के बारे में बात करना चाहते हैं। स्टेफानो पहले तो उनसे मिलने से इनकार कर देता है, लेकिन फिर कहता है किसी और दिन बात करोगा। कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां एक लड़की अपनी शादी की ड्रेस पहने हुए भाग रही होती है। स्टेफानो का बाप आता है और कहता है वो तुम्हारी बीवी है, जाओ उसे ढूंढो। स्टेफानो कहता है मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा। स्टेफानो का बाप कहता है हमने उसे तुम्हारे साथ रहने के लिए भेजा है। उसे हमने भेड़, बकरियां और जमीन दी है ताकि वो तुम्हारे साथ रहे, लेकिन स्टेफानो कहता है मैं यहीं रहूंगा। स्टेफानो का बाप और उसका भाई बारबरा को पकड़ लेते हैं और उसे वापस घर ले आते हैं और उसे स्टेफानो के कमरे में छोड़ देते हैं। कहानी 1 साल बाद शुरू होती है।
1960 में स्टेफानो और बारबरा अपने घर में रहते हैं। छत में एक होल होता है। स्टेफानो कहता है हमें पैसे चाहिए और इसके लिए मैं एक रूम रेंट पर दे दूंगा। बारबरा कहती है एक अजनबी हमारे घर में रहेगा। स्टेफानो कहता है हम इस जगह से कोई किराएदार रख लेंगे क्योंकि हमें पैसे की जरूरत है। बारबरा चुप रहती है। नेक्स्ट डे दोनों एक आदमी से मिलने जाते हैं जिसका नाम साल्वातोरे होता है। साल्वातोरे कहता है तुम्हारे घर में रूम रेंट के लिए अवेलेबल है। स्टेफानो कहता है हाँ, और 3000 लीरे महीने का रेंट होगा। साल्वातोरे की नजर पूरा वक्त बारबरा पर ही टिकी रहती है और वो कहता है ठीक है, मैं रूम लूंगा रेंट पर। कहानी 2 महीने बाद शुरू होती है। अब तीनों एक ही घर में रह रहे होते हैं। एक शाम साल्वातोरे बारबरा से वाइन मांगता है। जैसे ही स्टेफानो देने लगता है, साल्वातोरे उसे रोक देता है और दोबारा बारबरा को कहता है वो मुझे वाइन देगी। डिनर के बाद स्टेफानो और साल्वातोरे ड्राइंग रूम में सिगरेट पीने बैठते हैं। बारबरा कहती है मैं सोने जा रही हूँ। जैसे ही स्टेफानो अपने रूम की तरफ बढ़ता है, साल्वातोरे उसे रोक देता है, म्यूजिक का वॉल्यूम तेज कर देता है और खुद बारबरा के पास उसके कमरे में चला जाता है। स्टेफानो ये सब देखता रहता है लेकिन कुछ नहीं करता। अंदर से बारबरा चीखती है साल्वातोरे बाहर जाओ। वो स्टेफानो को भी बुलाती है लेकिन स्टेफानो उसकी आवाज को इग्नोर कर देता है। कहानी 4 महीने बाद शुरू होती है। दोनों डिनर कर रहे होते हैं। बारबरा कहती है मैं 4 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। स्टेफानो ये सुनकर सकते में आ जाता है। कहानी फिर प्रेजेंट टाइम में स्टेफानो पर आती है। वो ये सब पुरानी बातें याद कर रहा होता है। तभी इंस्पेक्टर विंजेंजो उससे मिलने आता है। स्टेफानो कहता है मैं अपने जुर्म की सजा काट चुका हूँ। विंजेंजो कहता है हम तुम्हें तंग नहीं करना चाहते लेकिन अब ये इम्पॉसिबल है क्योंकि ये सब मर्डर्स तुमसे लिंक्ड हैं। विंजेंजो उसके सामने सारे मर्डर फाइल्स रखता है और कहता है ये सब एक ही गन से हुए हैं और हमें पता है ये मर्डर्स तुमने नहीं किए क्योंकि उस वक्त तुम जेल में थे। विंजेंजो पूछता है वो गन कहाँ है? स्टेफानो कहता है मैंने वो गन फेंक दी थी और मुझे इन सब मर्डर्स के बारे में कुछ नहीं पता। विंजेंजो फिर पूछता है तुमने अपनी बीवी को क्यों मारा था? कहानी बारबरा पर आती है। स्टेफानो काम से घर आता है अपने एक दोस्त के साथ। स्टेफानो कहता है ये साल्वातोरे का भाई है, इसने मुझे घर तक छोड़ा है और बस वॉशरूम यूज करके चला जाएगा। तभी वो आदमी बारबरा से कहता है मैं अपने भाई जैसा बिल्कुल नहीं हूँ, मेरा नाम फ्रांचेस्को है। स्टेफानो उसे अपने बेटे नतालिनो से भी मिलवाता है। फ्रांचेस्को वॉशरूम से निकलता है। बारबरा उसे एक नजर देखती है और वो चला जाता है। स्टेफानो गुस्से में कहता है तुम उसे ऐसे क्यों देख रही थी? लेकिन बारबरा कहती है मैं नहीं देख रही थी। स्टोरी फिर प्रेजेंट टाइम में आती है। स्टेफानो बताता है मेरी बीवी और फ्रांचेस्को का अफेयर उसी दिन से चल रहा था जब मैं उसे घर लाया था और मैं कुछ नहीं कर सकता था। विंजेंजो पूछता है तुम अपनी बीवी से नफरत करते थे? स्टेफानो कहता है नहीं। तभी दूसरा ऑफिसर कहता है उस वक्त तो तुम्हें नफरत नहीं थी लेकिन बाद में जब बारबरा का अफेयर एंटोनियो के साथ हुआ तब तुम्हें नफरत हुई ना, और तुमने दोनों को गोलियां मार दी अपने बेटे के सामने। स्टेफानो कहता है नहीं, मैं तब भी उससे नफरत नहीं करता था। विंजेंजो पूछता है आखिर हुआ क्या था उस वक्त? स्टेफानो कहता है बारबरा बदल गई थी। फ्रांचेस्को के बाद वो एक बिल्कुल अलग इंसान बन गई थी। स्टोरी फिर फ्लैशबैक में चली जाती है। 1968 में स्टेफानो की फैमिली आती है, उसका बाप, भाई और माँ। वो लोग कहते हैं हम भूख से मर रहे हैं और तुम्हारी बीवी मूवीज देख रही है, उसने हमारा नाम खराब कर दिया है, वो दूसरे मर्दों के साथ घूमती है, अब ये सब बंद करना होगा। नेक्स्ट डे स्टेफानो घर पर होता है। बारबरा कहती है तुम काम पर नहीं जा रहे? स्टेफानो कहता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तभी डोरबेल बजती है। सामने एंटोनियो होता है। वो पूछता है तुम्हारी बीवी तैयार है? बारबरा तैयार हो रही होती है। तभी नतालिनो कहता है मैं माँ के साथ जाऊंगा। बारबरा उसे अपने साथ ले जाती है। स्टोरी फिर प्रेजेंट टाइम में वापस आती है। स्टेफानो टेंशन में आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। कहानी बारबरा से शुरू होती है। वो अपने बेटे नतालिनो के साथ मूवी देख रही होती है लेकिन उनके पीछे कोई उन्हें छुपके से देख रहा होता है। मूवी देखकर बारबरा और एंटोनियो वापस जा रहे होते हैं। एंटोनियो रोमांस के लिए कार साइड पर रोकता है। रोमांस के दौरान एक आदमी अचानक सामने आता है और दोनों पर गोलियां चलाकर उनका कत्ल कर देता है। नतालिनो सोकर उठता है और डर जाता है। वो मदद के लिए कार का हॉर्न बजाना शुरू कर देता है लेकिन रोड बिल्कुल सुनसान होती है, कोई नहीं आता। नतालिनो वहाँ से निकलता है और अंधेरों में चलते हुए एक दूर के घर तक पहुँचता है। वहाँ जाकर वो कहता है मेरी माँ को किसी ने मार दिया है। पुलिस आती है और नतालिनो को अपने साथ ले जाती है। एक ऑफिसर पूछता है तुम्हें ये घर इतनी दूर से अंधेरे में कैसे मिला? नतालिनो कहता है मुझे दूर से एक छोटी सी लाइट नजर आई थी, मैं उसके पीछे गया था। ऑफिसर कहता है
तुमने शूज भी नहीं पहने और तुम्हारा मौजा भी फाटा नहीं, तो इतनी दूर कैसे चल लिए? नतालिनो कहता है, मैं ब्रेव बनना चाहता था, इसलिए चला गया। पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। फिर स्टेफानो पुलिस स्टेशन आता है। वहाँ उसे फ्रांचेस्को नजर आता है जो अपने फिंगरप्रिंट्स दे रहा होता है। ऑफिसर पूछता है, तुम कल रात कहाँ थे? स्टेफानो कहता है, मैं घर पर था, अपनी बीवी और बच्चे का इंतजार कर रहा था। वो लोग सिनेमा गए थे। ऑफिसर कहता है, वो किसी और के साथ मूवी देखने गए थे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता इस बात से? स्टेफानो चुप रहता है। ऑफिसर कहता है, स्टेफानो का पैराफिन वैक्स टेस्ट लो, ये टेस्ट फिंगरप्रिंट मैच करता है। टेस्ट के बाद स्टेफानो को जाने दिया जाता है। जाते वक्त उसकी नजर फ्रांचेस्को पर पड़ती है और उसके जहन में एक तस्वीर चमकती है, बारबरा और फ्रांचेस्को एक बेड पर बिना कपड़ों के एक साथ। ऑफिसर पूछता है, क्या हुआ? स्टेफानो कहता है, कुछ नहीं। स्टेफानो घर आता है। वहाँ उसकी फैमिली के लोग कहते हैं, तुम ये इल्जाम अपने ऊपर ले लो ताकि हम सब सेफ रहें। नेक्स्ट डे स्टेफानो पुलिस के पास जाता है। बड़ी मुश्किल से वो कहता है, ये क्राइम मैंने किया है। पुलिस उसे क्राइम सीन पर ले जाती है और कहती है, तुम वैसे ही सब कुछ करके दिखाओ जैसे तुमने दोनों को मारा था। स्टेफानो सब कुछ करके दिखाता है, लेकिन पुलिस को उसकी बातें झूठी लगती हैं, क्योंकि जिस तरह क्राइम हुआ था स्टेफानो उसका बिल्कुल उल्टा दिखाता है। पुलिस पूछती है, वो गन कहाँ है? स्टेफानो कहता है, मैंने वो गन वहाँ फेंक दी थी। पुलिस उस जगह गन ढूंढती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। फिर स्टेफानो को जेल भेज दिया जाता है। पुलिस नतालिनो से पूछती है, उस रोड पर बिना शूज के चलना बहुत मुश्किल है, हमें सच बताओ, तुम्हें किसने मिस्टर फेलिस के घर छोड़ा था? कहानी फिर क्राइम वाली रात पर जाती है। नतालिनो कार का हॉर्न बजा रहा होता है, तभी स्टेफानो वहाँ आता है और उसके साथ कोई और भी होता है। सीन जेल में शिफ्ट होता है। स्टेफानो के पास इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आता है और कहता है, तुम्हारे बेटे ने बताया है कि उस रात तुमने उसे मिस्टर फेलिस के घर छोड़ा था। ये सब तुमने उसे कहने को कहा था। हम जानते हैं उस रात कोई और भी तुम्हारे साथ था, बताओ वो कौन था? स्टेफानो चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता। स्टोरी फिर प्रेजेंट टाइम में आती है। स्टेफानो कहता है, मुझे अपने बेटे से मिलना है। विंसेंजो उसे नतालिनो से मिलवाता है। विंसेंजो कहता है, तुम्हारा बेटा सेफ है, हम उसे तुम्हारे पास लाए हैं, अब हमें पूरी कहानी बताओ। स्टेफानो कहता है, उस रात फ्रांचेस्को ने दोनों का मर्डर किया था और वो मेरे बेटे को भी मारने वाला था, इसलिए मैंने वो इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया, सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए। उसने अपने फिंगरप्रिंट्स भी फेंक दिए थे ताकि वो मैच ना करें, और मिस्टर फेलिस के घर नतालिनो को फ्रांचेस्को ही छोड़कर गया था। मैं 13 साल तक जेल में खामोश रहा, सिर्फ उसी वजह से। स्टेफानो कहता है, फ्रांचेस्को जेलस था बारबरा और एंटोनियो के अफेयर से, क्योंकि बारबरा ने उसे एंटोनियो के लिए छोड़ दिया था और कोर्ट ने उस वक्त स्टेफानो को 13 साल की सजा सुना दी थी। स्टोरी फिर 1982 में वापस आती है, वही साल जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। दूर से एक किलर सब कुछ देख रहा होता है। वो धीरे से घर के अंदर आता है और तब खुलासा होता है, ये किलर और कोई नहीं फ्रांचेस्को है। फ्रांचेस्को रेडियो ऑन करता है जहां न्यूज़ चल रही होती है। पुलिस को किलर के बारे में कुछ नई डिटेल्स मिली हैं जिनसे कातिल को कभी भी पकड़ा जा सकता है। फ्रांचेस्को का चेहरा थोड़ा सा खौफ और घबराहट से भर जाता है और एपिसोड 1 यहीं पर एंड होता है। एपिसोड 2 उस रात से स्टार्ट होता है जब फ्रांचेस्को अपने घर से भाग रहा होता है। वो अपने कार जंगली झाड़ियों के पीछे छुपा देता है ताकि पुलिस उसे ना ढूंढ पाए। अगली सुबह पुलिस उसके घर आती है, लेकिन उसकी बीवी झूठ बोलती है कि वो हफ्ते से काम पर गया हुआ है, लेकिन असल में फ्रांचेस्को शहर छोड़कर भाग रहा होता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि पहले के दिनों में फ्रांचेस्को एक छोटा चोर था। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर उसने अपनी गन छुपाई होती है और वहाँ स्टेफानो उसे पहली दफ़ा देखता है। फ्रांचेस्को उससे कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, मेरे भाई साल्वेटोरे ने तुम्हारे बारे में बताया है। फ्रांचेस्को उसे घर तक छोड़ता है और वहाँ उसकी मुलाकात बारबरा से होती है। फ्रांचेस्को बारबरा की आंखों में देखता है और कहता है, तुम्हारी आंखें उदास हैं। फिर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे फ्रांचेस्को फिर घर आता है जब स्टेफानो घर नहीं होता। बारबरा कहती है, स्टेफानो घर नहीं है। फ्रांचेस्को कहता है, हमें कहीं बाहर चलना चाहिए। प्रेजेंट में फ्रांचेस्को अपनी बीवी को कॉल करता है और पुलिस ये कॉल रिकॉर्ड कर रही होती है। फ्रांचेस्को अपनी बीवी से कहता है, पुलिस जो भी पूछे तुम कहना कि मैं रात तुम्हारे साथ था। उसके बाद फ्रांचेस्को अपने एक दोस्त के पास जाता है और उसे पासपोर्ट बनाने के लिए कहता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि फ्रांचेस्को और बारबरा बेड पर होते हैं। बारबरा कहती है, स्टेफानो ने इस कमरे में अजनबी लोगों को भेजा था और उसने मेरे प्यार को मार दिया है। मेरा और उसका रिश्ता कभी भी वैसा नहीं हो सकता जैसा पहले था और मैं कभी स्टेफानो को माफ़ नहीं करूंगी। प्रेजेंट में फ्रांचेस्को अपने दोस्त से कहता है,
तुम मेरी बीवी के पास जाकर पैसे ले लो। फिर वो अपनी बीवी को कॉल करता है और कहता है, तुम्हारे पास मेरा दोस्त आ रहा है, उसे पैसे दे दो। उसकी बीवी पूछती है, ये सब क्या हो रहा है फ्रांचेस्को? फ्रांचेस्को कहता है, मैं जेल नहीं जाऊंगा, तुम उसे पैसे दे दो बस, और कोई सवाल मत करो। फ्लैशबैक में बारबरा और फ्रांचेस्को बाहर घूमने जाते हैं और साथ डिनर करते हैं। तभी स्टेफानो का भाई इन दोनों को देख लेता है, लेकिन वो वहां से चला जाता है। फ्रांचेस्को कहता है, तुम अपने हस्बैंड को छोड़ दो और मैं अपनी बीवी को छोड़ दूंगा। हम दोनों जिंदगी में एक फ्रेश स्टार्ट लेंगे। बारबरा खामोश रहती है। नेक्स्ट डे स्टेफानो एक हफ्ते बाद घर आता है और वहाँ उसकी मुलाकात फ्रांचेस्को से होती है। स्टेफानो पूछता है, ये यहाँ क्या कर रहा है? बारबरा कहती है, वो सिर्फ हमारा हालचाल पूछने आया है। रात में चारों साथ डिनर करते हैं। स्टेफानो अपने बेटे को सुला देता है और खुद बारबरा के साथ कमरे में सोना चला जाता है। स्टेफानो जैसे ही रोमांस करना शुरू करता है, तभी फ्रांचेस्को कमरे में आ जाता है, उसे धमकी देता है और कहता है, बारबरा सिर्फ मेरी है और तुम जैसा इंसान उसे डिजर्व नहीं करता। स्टेफानो डर जाता है और फ्रांचेस्को रात बारबरा के साथ गुजारता है। अगली सुबह स्टेफानो इन दोनों को चाय देने आता है। प्रेजेंट में पुलिस फ्रांचेस्को को उसके दोस्त के घर से पकड़ लेती है और फ्लैशबैक में भी पुलिस फ्रांचेस्को को बारबरा के घर से गिरफ्तार करती है, क्योंकि फ्रांचेस्को की बीवी ने पुलिस कंप्लेंट की होती है। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है, जहां मोनिका फ्रांचेस्को से इन्वेस्टिगेशन करती है। मोनिका पूछती है, तुम पुलिस से क्यों भाग रहे थे? तुमने अपनी गाड़ी जंगल में छुपा दी थी और पासपोर्ट भी बनवा रहे थे। फ्रांचेस्को कहता है, मेरा रिकॉर्ड खराब है चोरी के केस की वजह से, और पुलिस हर क्राइम के बाद मुझे पकड़ लेती है, इसी वजह से मैं पुलिस से भाग रहा था। मोनिका कहती है, हम तुम्हारे सामने स्टेफानो को बिठाएंगे, उसने बताया है कि बारबरा का मर्डर तुमने किया है। स्टेफानो आता है और कहता है, बारबरा का मर्डर इसने किया है। फ्रांचेस्को कहता है, ये झूठ है, मर्डर इसने किया है। लेकिन फ्रांचेस्को गुस्से में स्टेफानो को मारना लग जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि स्टेफानो साल्वेटोरे से मिलता है और कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से मेरे घर में वैसे ही रहो जैसे पहले रहते थे। दोनों घर आते हैं। बारबरा साल्वेटोरे को देखकर डर जाती है और कमरा लॉक कर लेती है। कहानी 6 महीने बाद से शुरू होती है। फ्रांचेस्को जेल से बाहर आता है। वहाँ उसे साल्वेटोरे मिलता है और कहता है, तुम्हें बारबरा ने हमारी रातों के बारे में नहीं बताया। हम 6 महीने से रोमांस कर रहे थे जब तुम जेल में था। साल्वेटोरे ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर बारबरा फ्रांचेस्को से मिलने आती है। फ्रांचेस्को उससे पूछता है, तुम मेरा भाई के साथ सो रही थी जब मैं जेल में था? बारबरा कहती है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। साल्वेटोरे और मेरा हस्बैंड दोनों मेरे पास आए। इन्होंने मेरा सताया, मुझे जबरदस्ती किया और मुझे मारने की धमकी दी। जो वो चाहते थे वो मुझे करना पड़ा। फ्रांचेस्को गुस्से में उसे सबके सामने जलील करता है और उसके सामने पैसे फेंक देता है। बारबरा रोती हुई वहाँ से चली जाती है। प्रेजेंट में मोनिका फ्रांचेस्को को वो तस्वीर दिखाती है जो उसने बारबरा को दी थी, जिसके पीछे प्यार भरी बातें लिखी होती है। मोनिका पूछती है, क्या तुम ही वो मॉन्स्टर हो जो कपल्स को मार देता है? फ्रांचेस्को कहता है, नहीं, मैं वो नहीं हूँ। मोनिका कहती है, बारबरा ने तुम्हें चीट किया था, क्या इसी वजह से तुमने उसे मार दिया? स्टोरी फिर फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्रांचेस्को उस कत्ल वाली रात बारबरा का पीछा करता है, फिर घर जाकर अपनी गन उठाता है और वापस निकल पड़ता है। प्रेजेंट में मोनिका फ्रांचेस्को की बीवी को बुलाती है। वो कह देती है, फ्रांचेस्को उस रात मेरे साथ घर पर था, लेकिन असल में उस रात फ्रांचेस्को स्टेफानो को साथ लेकर बारबरा का पीछा करता है और गुस्से में बारबरा को गोली मार देता है। फिर स्टेफानो से भी कहता है, तुम भी गोली चलाओ। स्टोरी फिर प्रेजेंट में आती है। फ्रांचेस्को को जेल भेज दिया जाता है। टीवी पर न्यूज़ चलती है कि फ्रांचेस्को ही सब मर्डर्स का जिम्मेदार था और अब वो जेल में है। लेकिन उसी रात एक और कपल का मर्डर होता है और ये बात साफ हो जाती है कि मॉन्स्टर अभी भी बाहर है। एपिसोड 3 उसी क्राइम सीन से स्टार्ट होता है, जहां एक नया डबल मर्डर हुआ होता है। मोनिका साइट पर पहुंचती है, हर चीज डिटेल में देखती है, जैसे किलर ने फिर से वही पैटर्न फॉलो किया हो। कपल्स का मर्डर, सेम मेथड, सेम ब्रूटैलिटी। नेक्स्ट डे स्टेफानो को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। मोनिका उस पर सीधा इल्जाम लगाती है, तुम हमसे झूठ बोल रहे हो स्टेफानो, हर दफा तुम एक नई कहानी सुनाते हो और फिर एक नया मर्डर हो जाता है। तब जॉर्जियो बोलता है, तुमने जज के सामने झूठ कहा था कि फ्रांचेस्को ही मर्डरर है, लेकिन उसी रात एक और मर्डर हुआ जब वो जेल में था। स्टेफानो थोड़ी देर चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, हाँ, मैंने झूठ कहा था। मोनिका उसकी आंखों में देखकर पूछती है,
तो सच बताओ स्टेफानो, वो किलर कौन है जिसे तुम कवर कर रहे हो? स्टोरी 1959 पर वापस जाती है, जब बारबरा और स्टेफानो की शादी हुई थी। बारबरा को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं होती। तभी एक दिन स्टेफानो का बाप बारबरा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन बारबरा उसे मारती है और कहती है, मैं सबको बता दूंगी इस बारे में, लेकिन अगर तुम मुझे और स्टेफानो को अलग घर दे दो तो मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। डिनर पर स्टेफानो का बाप कहता है, मैं ये घर बेचकर सबको उनका हिस्सा दे दूंगा। जोवानी पूछता है, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? स्टेफानो का बाप जवाब देता है, मैं अब इस चुड़ैल के साथ नहीं रह सकता। ये बात सुनकर जोवानी गुस्से में वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद स्टेफानो और बारबरा उसी घर में रह रहे होते हैं जिसकी छत में एक सुराख था। प्रेजेंट में स्टेफानो अपनी माँ और भाई जोवानी से मिलने उनके घर जाता है और कहता है, मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया। दूसरी तरफ फ्रांचेस्को जेल से रिहा हो जाता है। रात में जोवानी घर से निकलता है और अपनी गर्लफ्रेंड लोलोंडा से मिलने जाता है। जोवानी उसे एक अजीब से होटल में डेट पर ले जाता है। वहाँ जोवानी उसे मर्डर्स की स्टोरी सुनाता है। स्टोरी सुन के बाद लोलोंडा घबरा जाती है और कहती है, हमें अब घर चलना चाहिए। रास्ते में जोवानी रोड चेंज कर लेता है। लोलोंडा पूछती है, तुम मुझे कहाँ से जा रहे हो? जोवानी गाड़ी रोकता है और कहता है, ये वही जगह है जहाँ बारबरा और उसके लावर का मर्डर हुआ था। फिर जोवानी उसे मर्डर का पूरा तरीका बताता है। लोलोंडा बहुत डर जाती है और कहती है, प्लीज मुझे घर छोड़ दो। दोनों वहाँ से निकलते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाकर जोवानी एक नई जगह पर गाड़ी रोकता है। जैसे ही जोवानी रोमांस करना शुरू करता है, लोलोंडा उसे रोकती है। जोवानी गाड़ी की डिक्की से कुछ सामान निकालता है और थोड़ी देर के लिए चला जाता है। लोलोंडा डिक्की के अंदर रस्सी और छुरा या चाकू देखती है और डर के मारे भाग जाती है। वो सीधा पुलिस स्टेशन जाकर कहती है, मैं जानती हूँ कि मॉन्स्टर ऑफ फ्लोरेंस कौन है। अगले दिन पुलिस जोवानी के घर पहुँचती है और पूरे घर की तलाशी लेती है। तलाशी के दौरान पुलिस को स्टेफानो के पर्स से एक नोट मिलता है। पुलिस जोवानी को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाती है और कहती है, लोलोंडा ने कंप्लेंट की है कि तुम ही मॉन्स्टर ऑफ फ्लोरेंस हो। पुलिस को जोवानी के घर से चाकू और एक लाइट मिलती है, वही लाइट जो कत्ल वाली रात यूज हुई थी। जोवानी कहता है, ये मेरे काम की चीजें हैं, ये तो कोई भी रख सकता है, और वैसे भी मैं मर्डर वाली रात सिटी में नहीं था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जोवानी बारबरा और फ्रांचेस्को को होटल में देखता है। वो घर लौटकर स्टेफानो से कहता है, तुम्हें बारबरा को मार देना चाहिए, उसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। पुलिस उसके बाद नाटालिनो के पास ऑर्फनेज में जाती है और उसे पूछती है, हमें सच बताओ, उस रात कौन था वहाँ? नाटालिनो कहता है, उस रात मेरे फादर के साथ अंकल पिएरो और अंकल जोवानी भी थे। प्रेजेंट में पुलिस को स्टेफानो के पर्स से मिले नोट पर लिखा होता है, हमारा नाम इन्वेस्टिगेशन में नहीं आना चाहिए, तुम पुलिस को मिसलीड करो। पुलिस जोवानी को जेल भेज देती है, लेकिन उसी रात एक और कपल रोमांस के लिए रोड के साइड पर रुकता है। जैसे ही वो रोमांस करते हैं, किलर फिर से वैसे ही अटैक करता है और लड़की का प्राइवेट पार्ट काट देता है। मोनिका को रात में फोन कॉल आती है, किलर ने दोबारा मर्डर किया है। एपिसोड 4 उसी क्राइम सीन से स्टार्ट होता है। ऑफिसर्स कहते हैं कि एक ही इंसान है जिसने किलर को देखा है, नाटालिनो। नाटालिनो को उसी जगह लाया जाता है जहां बारबरा और उसके लवर का मर्डर हुआ था। नाटालिनो सब कुछ याद करता है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि साल्वाटोर था उस रात। प्रेजेंट में पुलिस साल्वाटोर के घर जाती है और तलाशी लेती है। वहां पुलिस को कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग आइटम्स मिलते हैं, जैसे कॉमिक्स, खून और बारूद के पाउडर वाली टिश्यूज। साल्वाटोर से इन्वेस्टिगेशन की जाती है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता, इसलिए पुलिस उसे छोड़ देती है, मगर उसके घर के बाहर पुलिस पहरा लगा देती है। रात में टीवी पर न्यूज़ चल रही होती है, जहां साल्वाटोर अपने भाई फ्रांचेस्को का इंटरव्यू सुनता है। फ्रांचेस्को कहता है, ये मर्डरर बहुत इंटेलिजेंट है, उसे तुम पकड़ नहीं सकते। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि साल्वाटोर आर्मी से वापस आता है और अपने दोस्त से मिलता है। साल्वाटोर को लड़के पसंद होते हैं। ये बात जब साल्वाटोर के फादर को पता चलती है तो वो कहता है, एक आदमी औरत के साथ ही अच्छा लगता है, क्या तुम्हारे दोस्त की कोई बहन नहीं है? साल्वाटोर कहता है, वो एंगेज्ड है। फादर जवाब देता है, अगर किसी आदमी को कोई औरत चाहिए तो वो उसे हासिल कर लेता है। अगले दिन साल्वाटोर अपने दोस्त की बहन बारबरीना से मिलता है और पूछता है, क्या तुम्हारे भाई ने मेरे बारे में बात की है? बारबरीना कहती है, हाँ की है, लेकिन मैं अपने फियांसे को पसंद करती हूँ। बारबरीना वहाँ से जाने लगती है, तभी साल्वाटोर उसके साथ जबरदस्ती करता है। 9 महीने बाद बारबरीना का बच्चा पैदा होता है। उसी वक्त साल्वाटोर और बारबरीना का भाई सासा वहाँ आते हैं।
बारबरीना गुस्से में कहती है, मैं जानती हूँ तुम दोनों कौन से गंदे काम करते हो। 1 साल बाद साल्वाटोर फ्लोरेंस आता है, जहाँ वो स्टेफेनो और बारबरा से मिलता है और उनका रूम रेंट पर लेता है। रात में जब स्टेफेनो और बारबरा रोमांस कर रहे होते हैं तो साल्वाटोर उनकी आवाज़ सुनता है। उसी वक्त उसे एक फ्लैशबैक याद आता है, जब उसकी बीवी बारबरीना अपने लवर के साथ रोमांस कर रही होती है और साल्वाटोर दूर से उन्हें देखता है। उसी दिन साल्वाटोर घर में जाता है, बारबरीना आती है। वो कहता है, लोगों ने तुम्हें तुम्हारे लवर के साथ देखा है, क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो? बारबरीना उसे धमकी देती है, मैं सबको बता दूंगी कि तुम्हारा और मेरे भाई का क्या रिश्ता है। ये सुनकर साल्वाटोर गुस्से में आकर उसे मार देता है। फिर वो उसके भाई से कहता है, तुम्हारी बहन घर के अंदर लॉक है, बच्चा रो रहा है, आओ मिलकर दरवाजा खोलें। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, बारबरीना मर चुकी होती है। लोगों को बताया जाता है कि बारबरीना ने सुसाइड कर लिया है। कहानी वापस स्टेफेनो पर आती है। साल्वाटोर उनके रूम के बाहर खड़ा होता है और अंदर से आवाजें सुनता है। वो हल्के से दरवाजा खोलता है और स्टेफेनो और बारबरा को रोमांस करते हुए देखता है। लेकिन अजीब बात ये होती है कि स्टेफेनो उसे देखकर कुछ नहीं कहता। अगले दिन साल्वाटोर स्टेफेनो से माफी मांगता है और कहता है, मैं कल रात तुम दोनों को रोमांस करते हुए देख रहा था। स्टेफेनो मुस्कुराता है और कहता है, मुझे बचपन से सिखाया गया है कि मेहमानों का ख्याल रखना चाहिए। फिर एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। स्टेफेनो और साल्वाटोर आपस में रोमांस करना शुरू कर देते हैं। इसी वक्त बारबरा घर आती है और इन दोनों को एक साथ देख लेती है। कहानी वापस उस सीन पर आती है जब पहली बार साल्वाटोर बारबरा के रूम में गया था। साल्वाटोर उसे कहता है, अगर मुझे पता चला कि तुमने स्टेफेनो को धोखा दिया है तो याद रखना, मैं तुम्हें ऐसा दर्द दूंगा जो तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगी। ये कहकर साल्वाटोर रूम से बाहर चला जाता है। अगली रात स्टेफेनो फिर से रूम में सोने जाता है। वो देखता है कि साल्वाटोर बाहर खड़ा है तो वो अपने रूम का दरवाजा खोल देता है। साल्वाटोर अंदर आता है और फिर दोनों मिलकर बारबरा के साथ जबरदस्ती करते हैं। कुछ वक्त बाद सुबह बारबरा कहती है, मैं 4 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। साल्वाटोर शॉक्ड हो जाता है और स्टेफेनो से पूछता है, तुम्हें इस बात का पता था? स्टेफेनो कहता है, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। साल्वाटोर गुस्से में अपना सामान उठाता है और घर से निकलने लगता है, लेकिन स्टेफेनो उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन साल्वाटोर नहीं रुकता। साल्वाटोर जाने से पहले बारबरा को धमकी देता है, तुम मेरी हो और मैं किसी भी वक्त वापस आ सकता हूँ। ये कहकर साल्वाटोर वहाँ से चला जाता है। स्टोरी प्रेजेंट में आती है। साल्वाटोर की एक्स वाइफ मासा को पुलिस बुलवाती है। वो बताती है कि साल्वाटोर ने अपनी पहली वाइफ को खुद मारा था और इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए उसकी मौत को सुसाइड दिखाया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, साल्वाटोर घर आता है और मासा से कहता है, हम पार्क जा रहे हैं, तुम तैयार हो जाओ। मासा मना करती है, लेकिन साल्वाटोर जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाता है। पार्क में साल्वाटोर मासा को एक और मर्द के साथ भेज देता है और दूर से दोनों का रोमांस देखकर मजे लेता है। उसी रात मासा घर वापस आती है और अपने बच्चों को लेकर शहर छोड़ देती है। जब साल्वाटोर घर वापस आता है और घर खाली देखता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। फिर वो रोड पर एक कपल की कार देखता है और उनका मर्डर कर देता है। साल्वाटोर उस लड़की को 96 दफा छुरा मारता है और यही मॉन्स्टर ऑफ फ्लोरेंस के टेरर की शुरुआत होती है। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। ऑफिसर्स मासा से पूछते हैं, हमें एक क्लैरिफिकेशन चाहिए। 1968 में तुमने कहा था कि साल्वाटोर मर्डर वाली रात, यानी बारबरा और एंटोनियो के मर्डर वाली रात तुम्हारे साथ घर पर था। क्या ये बात सच है या झूठ? मासा कहती है, साल्वाटोर उस रात घर पर नहीं था, बल्कि वो अगले दिन सुबह वापस आया था। वो बारबरा को पार्क ले जाना चाहता था, लेकिन बारबरा ने मना कर दिया और उसने धमकी दी कि मैं ये बात फ्रांचेस्को को बता दूंगी। कुछ अरसे बाद जब बारबरा और एंटोनियो का अफेयर शुरू हुआ तो मर्डर वाली रात साल्वाटोर और स्टेफेनो ने बारबरा का पीछा किया और फिर स्टेफेनो ने उसे गोली मार दी। प्रेजेंट में इन्वेस्टिगेशन के लिए फिर से साल्वाटोर को बुलाया जाता है। तब ये बात सामने आती है कि बारबरा के मर्डर वाली रात उसके बेटे नातालिनो को जिस घर के बाहर छोड़ा गया था, उस घर के साथ वाली जगह असल में साल्वाटोर की थी। बाद में मालूम होता है कि साल्वाटोर ने वो जगह सेल कर दी थी। साल्वाटोर इस बात को सिर्फ इत्तेफाक बताता है और कहता है, मुझे लॉयर चाहिए, लेकिन ऑफिसर्स कहते हैं तुम अभी जा सकते हो। रात में जब साल्वाटोर घर से बाहर देखता है तो उसे पुलिस वाले उसके घर के बाहर पहरा देते हुए नजर आते हैं। उसी रात एक कपल कैंप में रोमांस कर रहा होता है, तभी किलर अचानक उन पर हमला करता है और दोनों का ब्रूटली मर्डर कर देता है। फिर किलर लड़की का प्राइवेट पार्ट काट कर मोनिका के ऑफिस भेज देता है, एक वार्निंग के तौर पर। नेक्स्ट मॉर्निंग मोनिका को ये हॉरिफाइंग पार्सल मिलता है। वो तुरंत फॉरेंसिक्स टीम को बुलाती है और पुलिस मोनिका के घर के बाहर सिक्योरिटी लगा देती है, क्योंकि सबको शक होता है कि किलर दोबारा अटैक करेगा और इस दफा टारगेट मोनिका हो सकती है। अगले दिन साल्वाटोर को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
कोर्ट में 3 साल तक केस चलता रहता है। फाइनली स्टेफेनो को विटनेस के तौर पर बुलाया जाता है। जज पूछता है, बारबरा का मर्डर किसने किया था? स्टेफेनो धीरे से कहता है, मुझे याद नहीं, उस बात को बहुत साल हो गए। कोर्ट के पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं होता, इसलिए साल्वाटोर को छोड़ दिया जाता है। कुछ अरसे बाद साल्वाटोर फ्लोरेंस सिटी छोड़ देता है और सबसे बड़ी कोइंसिडेंस ये होती है कि उसके जाने के बाद मर्डर्स होना बंद हो जाते हैं। लेकिन मॉन्स्टर ऑफ फ्लोरेंस केस फाइल आज तक ओपन है और असली किलर कभी ऑफिशियली नहीं मिला।